साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में सबसे पॉपुलर नेता है नरेंद्र मोदी। इस बार फिर से वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का चुनाव लड़ रहे हैं और काफी उम्मीद है कि जीत करके आ जाएंगे और अपने तीसरे कार्यकाल को शुरू करेंगे। इन सब के बीच कई ऐसे अपोजिशन के सपोर्टर हैं जिन लोगों को यह लगता है कि या तो ईवीएम हैक हो गई है, इलेक्शन कमीशन से सेटिंग है, या फिर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, अपनी पार्टी में मर्ज करा लेना, कभी जेल में भेज देना, कभी ईडी की जांच करा देना, ये सब चीजों की वजह से मोदी जीत रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। विपक्ष पहली बात तो कुछ चीजों में कमजोर है और दूसरा, पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब मोदी जी को हराया जा सकता था। उस मौके को भुना करके मोदी जी की लोकप्रियता को कम किया जा सकता था, जिसको विपक्ष नहीं कर पाया। जैसे पहला मौका आया था लगभग 2014-15 के आसपास, जब ये जस्ट नए नए आए थे। उस वक्त मोदी जी कुछ योजनाएं लेकर के आ रहे थे, जैसे पहले जनधन अकाउंट लेकर के आना, फिर आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोले और मुख्य धारा में आ पाए। उसी क्रम में मोदी जी ने जो अगला फैक्टर, एक बड़ा जो बिल लेकर के आए थे, वो था लैंड एक्विजिशन बिल, यानी भूमि अधिग्रहण बिल। इस बिल पर काफी बवाल हुआ था। उस वक्त काफी ज्यादा अपोजिशन ने भी हंगामा किया था और लोग भी काफी खिलाफ थे। और ये जो मैटर था धीरे धीरे किसानों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था। किसानों को ऐसा लग रहा था कि हमारी भूमि कल को ऐसा ना हो कि मोदी अपने पास ले ले, क्योंकि मोदी जी नए नए थे और ऐसा एक इमेज बनाई जा रही थी कि ये तो बिजनेसमैनों को फेवर करते हैं, अडानी को अंबानी को फेवर करते हैं। ऐसा नया एक नैरेटिव चलाया जा रहा था। अगर अपोजिशन इस चीज को अच्छे से रख लेता किसानों के सामने, तो मोदी जी को एक डेंट दिया जा सकता था किसानों के वोट बैंक के रूप में, जो अपोजिशन ने मिस कर दिया। उसके बाद दूसरा केस आता है डिमोनेटाइजेशन का 2016 में। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो कई लोगों को इस बात से परेशानी हुई कि हमें लाइन में लगना पड़ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं। एक मिडिल क्लास बहुत ज्यादा परेशान था। जो अपर क्लास है उसको तो टेंशन है ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, वरना कोई और तरीके से चेक वगैरह से और बैंक के अदर सुविधाओं से वो अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है। लेकिन जो आम जन है, जो रेडी वाला है, जो छोटे बिजनेसमैन है, दुकान वाला है, मजदूर है, ये कैसे करेंगे? हालांकि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करने से पहले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका बुनियाद रख दिया था। यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब चीजें चलन में आ गई थी। लेकिन इसको और ज्यादा चलन में लाने के लिए ही डिमोनेटाइजेशन किया गया था। आप जानिए इस बात को, इस पूरी श्रृंखला को देखिए कैसे। सबसे पहले 2014 के आसपास ये जनधन अकाउंट लेकर के आए थे, यानी कि लोगों को पहले बैंक अकाउंट दे दो, एक उनको व्यवस्था दो, मुख्य धारा से जोड़ो। उसके बाद इन्होंने डिजिटल पेमेंट को शुरू किया, डिजिटलाइजेशन शुरू किया इस देश में। पेटीएम आने लगा, धीरे धीरे यूपीआई आने लगा, चीजें बनने लगी। अब लोगों को इसकी आदत कैसे डलवाई जाए? आदत डलवाने के लिए नोटबंदी कर दो, डिमोनेटाइजेशन कर दो, तो लोग अब घबरा जाएंगे, कल को ऐसा ना हो कि 2000 का नोट भी बंद हो जाए। इसलिए काम करते हैं, पैसा तो बैंक में रखते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। वहां से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की आदत पड़वाई। ये मोदी जी की योजना थी। बट जिस समय डिमोनेटाइजेशन हो रहा था उस समय जनता बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि लाइनों में लगने के बाद भी 2000-1000 रुपए ही उनको मिलते थे। ये एक फैक्टर था। विपक्ष इसको भी नहीं भुना पाया। विपक्ष चाहता तो इसको अच्छे से कल्टीवेट करता और जनता को बताता कि भाई देखिए आपको कितनी परेशानियां दे रहा है मोदी जब से आया है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी की ऐसी इंटेंशन थी, बट विपक्ष कर सकता था। लेकिन मोदी जी ने एक नेले पर देला खेल दिया। उस वक्त एक योजना चला दी थी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने एक छोटा सा रसोई गैस का सिलेंडर सभी ग्रामीण महिलाओं को बांटना स्टार्ट किया, जो कोयले पर या चूल्हे पर अपना भोजन बनाती थी। अब ग्रामीण महिलाओं को आप छोटा सा सिलेंडर दे देंगे, कम पैसे में दे देंगे, कहीं कहीं मुफ्त दे देंगे, तो वहां से आपका एक तो महिला वोट बैंक तैयार होता है और जो मिडिल क्लास में असंतोष की भावना थी वो काफी हद तक बैलेंस होती है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि गांव में क्या होता है कि बात जल्दी से फैलती है और जल्दी से लोगों का माइंड परिवर्तन हो जाता है। यहां नेले पर धेला खेल दिया था। इसको भी विपक्ष जो है ठीक से भुना नहीं पाया। विपक्ष को लगा कि ये जो उज्ज्वला योजना है ये कोई बहुत प्रभावकारी योजना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में योजनाएं तो काम करती ही नहीं है। लेकिन ये मोदी जी हैं जो जानते हैं कि योजनाओं से काम कैसे कराना है। तो यहां पर इनको फायदा हुआ और 2017 में यूपी का चुनाव जीत गए थे, फर्स्ट हाफ में, यानी अप्रैल के आसपास। उसके बाद एक बड़ा फेज ऐसा आता है 2017 के मिड से 2018 के एंड तक, जब बीजेपी लगातार हार रही थी। सिर्फ गुजरात में जीती थी 2017 के लास्ट में जो चुनाव हुए थे, और वो चुनाव भी जैसे तैसे जीती थी, बाउंड्री पे जाकर के जीती थी। ये लगभग 1.5 साल का, 18 महीने का समय ऐसा था जिसमें बीजेपी कर्नाटक हारी, छत्तीसगढ़ हारी, मध्य प्रदेश हारी,
राजस्थान हारी 2018 के एंड में। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हारी थी और उससे पहले कर्नाटक हार चुकी थी। इसमें भी विपक्ष इसको भुना नहीं पाया। विपक्ष को लगा कि 5 साल की सरकार है, 2019 में चुनाव होने हैं, मोदी जी तो वैसे ही अब हारने वाले हैं, जनता परेशान हो जाएगी, इनको हटा करके हमको ले आएगी। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि खेल अंडर करंट कैसा है। अंडर करंट तैयार हो रहा था लाभार्थी वर्ग का। लाभार्थी वर्ग का मतलब है अभी तक हमारे देश में जो सत्ताएं हैं वो जाति और धर्म के बेसिस पर ही वोट मांगती आई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने जातियों से उठ करके एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो लाभार्थी वर्ग है, जिसे कोई ना कोई लाभ मिला है, या तो सिलेंडर का लाभ मिला है, या पैसे का लाभ मिला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मिला है, या बैंक अकाउंट का लाभ मिला है, या सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ मिला है। कोई ना कोई लाभ उसे मिला है, जिस लाभ के लालच में या जिस लाभ की संतुष्टि से वो मोदी जी का वोट बैंक बना है। इसको विपक्ष भांप नहीं पाया था लंबे समय तक। ये गलती थी विपक्ष की बहुत बड़ी। तो इन 18 महीनों में जब लगातार बीजेपी हार रही थी, मोदी जी का करिश्मा काम नहीं कर रहा था, जबकि अमित शाह अध्यक्ष थे बीजेपी के, वही कैडर था, सब कुछ था, उस वक्त भी अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा था, हाथ पे हाथ रख के बैठा था इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि 2019 में तो हम आ जाएंगे। लेकिन फिर आपको पता है कि धीरे धीरे नेशनलिज्म का मुद्दा बढ़ता गया, लाभार्थी वर्ग भी बढ़ता गया, योजनाओं का जो क्रियान्वयन है उसके रिजल्ट्स आने लगे, और 2019 में जब एयर स्ट्राइक करी थी उसके बाद तो नेशनलिज्म चरम सीमा पे था और मोदी जी वापस आ गया। इसके बाद मामला चल रहा था, नो डाउट। फिर आता है कोरोना। कोरोना में पहला जो फेज आया था उसमें तो मोदी जी संभाल गए। दूसरे फेज में आपको याद होगा जब दूसरी लहर आई थी उसमें कई लोगों की जानें गई थी, कई लोगों को क्षति हुई थी। उस समय देश में बड़ा गुस्सा था मोदी जी को लेकर के। एक मिडिल क्लास में गुस्सा था कि हमें ये आदमी क्यों नहीं मदद कर पा रहा, ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे अस्पतालों में चीजों की कमी हो जा रही है। उस समय मोदी जी की लोकप्रियता मिनिमम चली गई थी। यहां भी विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। यहां विपक्ष को स्ट्रेटेजी बना करके सामने आना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी। राहुल गांधी को उस वक्त अपनी यात्रा वगैरह करनी चाहिए थी और लोगों को घर घर पहुंचाना चाहिए था, जिनको सोनू सूद पहुंचा रहे थे। राहुल गांधी को उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करानी थी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी विदेश में बैठे थे। जी हाँ, आपने सड़कों पर राहुल गांधी को तब नहीं देखा होगा। अगर राहुल गांधी उस वक्त कर लेते इस काम को, लोगों की मदद कर देते, कोई भी नेता जाकर के लोगों के बीच में मदद करने लग जाता, वही नेता जो है देश का लोकप्रिय नेता बन जाता। लेकिन किसी ने काम किए नहीं उस वक्त। मोदी जी ने उस चीज को भी धीरे धीरे ओवरटेक कर दिया। ये सब चीजें मोदी जी को पता थी कि ये एक वैक्यूम आ गया है, मैं लंबे समय से जीत नहीं रहा हूं, अब मेरी लोकप्रियता कम हो रही है, अब मेरे लोग जो एवरेज फैमिलीज हैं वो मेरे से दूर जा रही हैं। उस वक्त मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे कि वापस जो है फ्लो में आ जाते थे। तो याद करिए जब 2021 में दूसरी लहर आई थी उसके बाद बंगाल के चुनाव हुए थे, और बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत, अमित शाह ने विशेष तौर पर। फिर भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। 73 सीट्स आई, हालांकि पहले तो 3 आई थी, 3 से 73 हो गई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उस समय लोकप्रियता मिनिमम थी। उसके बाद वैक्सीन लगवाना स्टार्ट किया, वैक्सीन करते करते उस वैक्सीन को इतना ज्यादा एलिवेट कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि भाई दुनिया में सबसे तेजी से तो वैक्सीन हमने ही लगाई है। 2 वैक्सीन हमने बना ली, एक तो कोविशील्ड में हमारा हाथ था, सहयोग था, और कोवैक्सीन तो पूरी तरह से हमारी थी। यहां से मोदी जी ने ओवरटेक कर लिया, और वैक्सीन जब लग रही थी तो जो सर्टिफिकेट मिलता था उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, तो लोगों को लगने लगा चलो ये हमें बचा रहा है, चलो चलो बच रहे हैं। और उसका फायदा फिर यूपी के चुनाव में 2022 में मिला और यूपी का चुनाव जीते। और हाँ, इन सब बीच, इन 2019 से 2022 के बीच बेरोजगारी का मुद्दा चरम सीमा पे था। ट्रेंड करते थे ट्विटर पर बेरोजगारी से रिलेटेड हैशटैग्स, उसको भी विपक्ष भुना नहीं पाया। हालांकि विपक्ष इसकी चर्चा तो करता था, लेकिन कभी कोई आंकड़े दिखा दिए, कभी कोई आंकड़े दिखा दिए। अब ये सब आंकड़े यूएस वाले लोग तैयार करके देते हैं, ऐसी एजेंसियां करके देती हैं जो यूएस के अंडर में काम करती है, तो इन आंकड़ों की विश्वसनीयता थी नहीं। लेकिन इसको भी ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यूपी में लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं निकल रही है। यहां पर हजारों की भर्तियां निकलती थी, 60 70 हजार लोगों की शिक्षक भर्तियां निकलती थी, जो पिछले 5-6 साल से निकली ही नहीं है। इस बात का लोगों में, युवाओं में रोष था। इसको भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया विपक्ष। अगर इसको भी भुना लेता तो यूपी में एक अच्छा डेंट पड़ सकता था योगी जी को, जो विपक्ष नहीं कर पाया। विपक्ष किस में लगा रहा? मोदी और योगी में बनती नहीं है, देखिए मोदी जी योगी जी से जलते हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि योगी जी लोकप्रिय हों, अमित शाह नहीं चाहते कि योगी जी लोकप्रिय हों। इस लड़ाई की वजह से या इस तरह के नैरेटिव की वजह से, वो जो नैरेटिव है जिसको सेट करने से आप लाभ पा सकते थे, आपने वो नहीं किया। यहां विपक्ष कमजोर रह गया। और उसके बाद जब अभी 2023 चल रहा था, तो राम मंदिर के मामले में भी विपक्ष इस चीज को भुना नहीं पाया। अब देखिए, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राम मंदिर बना जिस ट्रस्ट के पैसे से है, उस ट्रस्ट में या उस पैसे में बीजेपी का या मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है। विपक्ष इस चीज को एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहा।
विपक्ष कहता है कि भाई हम तो राम मंदिर जाएंगे ही नहीं। अरे तुम्हारे जाने न जाने से नहीं होता, तुम जनता को ये तो बताते कि भाई फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, पैसा तो ट्रस्ट का था, मोदी जी तो सिर्फ लास्ट दिन गए थे वहां पर, कैसे हाथ है मोदी जी का? ये विपक्ष बता ही नहीं पाया। विपक्ष तो उल्टा ये और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी के इशारे पर काम कर रही है, ईडी तो मोदी जी के इशारे पर काम कर। ऐसे नैरेटिव से चुनाव नहीं जीते जाते जी। आप ये सेट तो करते और आप भी राम मंदिर जाते। आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हो ताकि आपको मुसलमानों के वोट मिल जाए, इस वजह से ना आपको मुसलमानों के मिल रहे ना हिंदुओं के मिल रहे। मुसलमानों के इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो जान रहे हैं कि इतने समय से वो आप सत्ता में रहे हो, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। हिंदुओं को आप वैसे दूर कर रहे हो। तो अगर धर्म के बेसिस पर देखें तो आप पिछड़ रहे हो। यहां भी विपक्ष मात खा गया। अच्छा, मोदी जी को विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी राम मंदिर जानबूझ के 2024 में इनॉग्रेट किए हैं ताकि चुनाव में लाभ मिल जाए। भाई 2024 में अगर राम मंदिर इनॉग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी तैयारी या राम मंदिर बनने का काम तो पिछले 2-3 साल से चल रहा होगा ना, 3-4 साल से, और उससे पहले उस पर फैसला आ गया था। तो लगभग 5 साल पहले ही मोदी जी ने सोच लिया था ना कि 5 साल बाद इस महीने में इस तारीख को मैं ये काम करूंगा जिससे मुझे लाभ मिल जाए। तो मोदी जी तो 5 साल आगे की सोच के चल रहे हैं और आप 5 महीने के आगे की सोच के नहीं चल रहे। तो अगर वो ऐसा सोच के चल रहे हैं, उन्होंने उस हिसाब से बनवाया भी या उस हिसाब से इनॉग्रेट भी किया और लाभ भी ले रहे हैं, तो वो उनको क्रेडिट जाना चाहिए फिर उसका। आप क्यों इसमें बीच में बोल रहे हैं कि अरे ये तो अचानक से लाभ, अचानक से नहीं ले रहे हैं। प्लानिंग 5 साल पुरानी है, आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे। आपका इंडी गठबंधन जो बना है ये अभी बना है कुछ महीनों पहले, 8-10 महीने पहले। आप एक गठबंधन नहीं बना पा रहे। आपका इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में तो आमने सामने है और दिल्ली में साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कहने को तो इंडी गठबंधन में, लेकिन कह रही है कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो बाहर से समर्थन दूंगी। नीतीश बबुआ पहले तो थे इंडी गठबंधन में, फिर बाहर आ गए। डीएमके वाले जो हैं तमिलनाडु वाले, वो इंडी गठबंधन में तो हैं लेकिन कहीं भी साथ में दिखाई नहीं देते क्योंकि सनातन विरोधी नारे लगाते हैं। ऐसा कैसा गठबंधन है भैया आपका? ये एक इनकी कमी है। तो बेसिकली इन मौकों को विपक्ष भुना नहीं पाया, एक उसकी कमी रही। और दूसरा, विपक्ष को 4 चीजों पर काम करना पड़ेगा जो बीजेपी की ताकत है। बीजेपी की पहली ताकत है नेशनलिज्म। जब भी नेशनलिज्म की कोई बात आती है, कोई आदमी देश को पॉजिटिव बातें करता है देश को लेकर के या देश की तारीफ करता है इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में, तो लोगों को लगने लगता है कि ये आदमी तो बीजेपी का एजेंट है। तो बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आप देश की तारीफ कर देते हो या विदेशी किसी मुल्क की बुराई कर देते हो तो लोग अपने आप आपको बीजेपी का एजेंट कहने लग जाते हैं। यानी कि बीजेपी ने नेशनलिज्म के साथ खुद को जोड़ लिया। दूसरा, बीजेपी का इंस्टीट्यूशन बड़ा मजबूत है। जितना भी कैडर है, उसके हेडक्वार्टर्स हैं, सब में अच्छा खासा लिंक है, ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छा खासा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह वो लोग काम करते हैं। उनका सोशल मीडिया है, टीम है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उनका काम चलता है जो कांग्रेस के पास नहीं है। यहाँ हर आदमी आपस में लड़ रहा है। तीसरा, बीजेपी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी जैसा, जिसकी कोई काट अभी तक विपक्ष ढूंढ नहीं पाया। ऐसा चेहरा जिस पर कोई दाग नहीं है करप्शन का, ऐसा चेहरा जिस पर इल्जाम तो लगे लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया, कोई इल्जाम नहीं है, कोई केस नहीं है। ऐसा चेहरा जिसका कोई वारिस नहीं है कि भाई अपने बेटों के लिए धन इकट्ठा कर रहा हो या मोदी के बाद मोदी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा जैसा कांग्रेस में होता है, वो सब यहां नहीं है। ये फायदा मिल रहा है। तीसरा, चौथा, इन्होंने एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है बीजेपी ने, जो मैंने आपको बताया कास्ट से हट करके है, जो लाभ प्राप्त करने की खुशी में बीजेपी को वोट दे रहा है। वो कांग्रेस या विपक्षी पार्टी आज तक तैयार नहीं कर पाई। तो जब तक इन 4 में से 3 चीजों का तोड़ विपक्ष नहीं ढूंढ लेता, तब तक विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं सकता। और विपक्ष को ऐसे मौके मिलते हैं जब ये काम कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ मलाई खाने के लालच में अपने स्वार्थ की वजह से कभी एकजुट नहीं हो पा रहा, कभी ऐसे मुद्दे नहीं ढूंढ पा रहा और कभी उस जगह पर डेंट नहीं मार पा रहा जहां मोदी जी को डेंट पड़ना चाहिए था पॉलिटिकल मामले में। ले दे के क्या कहते हैं, मोदी ने ईडी को कंट्रोल कर रखा है, मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रखा है, मोदी ने ईवीएम हैक कर दी है, मोदी अडानी का आदमी है, मोदी तो फ्लाइट मोड पे ही रहता है, हमेशा घूमते ही रहता है। इन मुद्दों से चुनाव नहीं जीते जाते, ये बेकार की बातें सब जानते हैं। अगर ईवीएम ही हैक हो गई है तो आप विपक्षी पार्टियां चुनाव क्यों लड़ रहे हो? फिर क्यों जाके इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों दिनों रात स्पीचेस दे रहे हो जब आपको पता है कि ईवीएम हैक है, हम हार रही हैं? तो ये भी तो एक सवाल है ना। तो इनका जो मुद्दे हैं बिल्कुल बकवास हैं। इनको वो मुद्दे उठाने पड़ेंगे जहां पर इनको लगता है कि हाँ बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, विपक्ष में इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं है और विपक्ष के पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। दैट इज द कॉज। नमस्कार।